हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने फोर्स सिस्टम आपके लिए ख़त्म किया है, उसके बेस पे मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो देखिए, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है ना, यानी कि ये कोई सरफेस है दोस्तों, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है। अब यहाँ पर इस बॉडी पे इस तरफ दोस्तों क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है। जब लोड लग रहा है तो बॉडी इधर की तरफ खींचेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है, राइट डायरेक्शन में है ना, सीधे हाथ पे आपका लोड लग रहा है, तो दोस्तों ये बॉडी जो है दोस्तों आपकी ये सीधे हाथ की तरफ खींचेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको रोकने के लिए एक यहाँ पर दोस्तों फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो वही दोस्तों यहाँ पर ये फ्रिक्शन है, यहाँ बताया भी गया है। देखो, व्हेन टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट हैव ए टेंडेंसी, है ना, दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आती हैं जिसके पास टेंडेंसी होती है टू अपोज और रेजिस्ट एनी मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो दोस्तों देखो, अगर मैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन में बात करूं तो आप सभी को ऑलरेडी पता है स्टैटिक का मतलब क्या है, जो चीज़ हमारी रेस्ट में है, यानी कि हमारी बॉडी अगर रेस्ट में है और उसमें कोई भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में आ गया। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो हमारी बॉडी दोस्तों अगर मोशन में है, ड्यूरिंग मोशन में है, तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में आती है। यहाँ पर एक हम डायग्राम से समझते हैं कि मान लो यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन है और यहाँ पर हमारा लोड है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँगा दोस्तों, ग्राफ बनाऊँगा दोस्तों, तो देखिए, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि रेस्ट में है ना। जब भी कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये एक सर्टेन कंडीशन के बाद दोस्तों मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा कुछ आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा ग्राफ में, और फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ ही जाएगा, यानी कि मोशन में पूरा आ ही जाएगा। तो दोस्तों जो ये जो पॉइंट होती है ना, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है दोस्तों, लिमिट फ्रिक्शन, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो दोस्तों इसकी है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक तो भाई स्टैटिक रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मोशन में आ जाएगा। तो वही यहाँ पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट भी बोल देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट जो हमारी जो होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। और यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में आपको पता ही है कि भाई जो हमारे डायरेक्शन में अगर हमारा एक लोड लग रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, दूसरी डायरेक्शन में हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है। और अभी हमने स्टैटिक और डायनेमिक काइनेमेटिक के बारे में पढ़ ही लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो रेस्ट में होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ देखो, आप सभी को पता है कि भाई फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन एंड इट्स कम इनटू प्ले ओनली व्हेन बॉडी ट्राई टू मूव। देखो, फ्रिक्शन कब लगता है आपको पता है, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करना है, या तो बॉडी मूव करने वाली होती है या फिर वो कोशिश करती है मूव करने की, तब आपका फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिंपल सी बात है दोस्तों फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल हम सबको पता यही होता है, लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है ये, सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है ये, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन इसी को बोलते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा मोशन का, एंड इट्स कम इन टू प्ले, और ये फ्रिक्शन प्ले में कब आता है, ओनली व्हेन बॉडी अर्ज टू मूव, यानी कि ट्राई टू मूव, जब बॉडी मूव करना की कोशिश करती है तब आपका फ्रिक्शन आता है। ठीक है, और वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, सिंपल सी कहानी है। और यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, मोशन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेबल के बारे में बताया गया कि एप्लीकेबल टू नॉन लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर आपको पता है नॉन लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन को लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो अपना स्टैटिक की कंडीशन थी, ये हमारी डायनेमिक की कंडीशन थी। तो देखो मोशन हो रहा है ना, मोशन को अपोज कर रहा है, तभी तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के हमने बारे में बताया, तो ये एप्लीकेशन इसकी हो गई। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो,
सेकेंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन को भी आप सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, इज़ इनफ टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ अ बॉडी। देखो यहाँ ये बोला जा रहा है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका मैग्नीट्यूड है, ये काफ़ी है ना, ये काफ़ी है। जो जिस काइनेटिक जो फ्रिक्शन हो रहा है इसको, इसके मोशन को अपोज करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की इतना दे रखा है ना आपका, ये काफ़ी है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इज़ इनफ टू प्रिवेंट मोशन ऑफ अ बॉडी, ये इनफ है भाई, इससे बॉडी हमारी मोशन जो बॉडी में हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। दिस एप्लीकेबल टू नॉन लिमिटिंग, और इसका एप्लीकेबल क्या है, नॉन लिमिटिंग, ठीक है। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो इसको आप ध्यान से समझिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, इसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आगे। कि मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, इस पर हमने एक बॉडी लगा दी, ठीक है। अब बॉडी लगाने के बाद जब मैं इस डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में, यानी कि सीधे हाथ की तरफ अगर मैं लोड लगा रहा हूँ दोस्तों, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। और आपको पता है अगर बॉडी सरफेस पर रखी हुई है तो इसका वेट तो नीचे लगेगा ही, है ना, तो डब्लू तो हमारा नीचे लगेगा। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन दोस्तों आपकी आती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आती है। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जब भी मैं थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी आप लोग केस देखें तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन हमारी आएगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर निकाला है कि नॉर्मल रिएक्शन इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगी। एंड रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है दोस्तों, एंड नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो जो होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो F बराबर म्यू एन। तो ये इससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं कि भाई अगर हमें रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालनी हो फ्रिक्शन की तो किस तरीके से निकालेंगे। तो वही सिमिलर है दोस्तों, हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और इसका बॉडी रखी है इसके ऊपर, और यहाँ पर हमने क्या किया, डब्ल्यू एक लोड हमारा ऑब्वियस सी बात है नीचे लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और जो रिएक्शन हमारी नॉर्मल रिएक्शन आएगी सरफेस के परपेंडिकुलर, मैंने अभी आपको बताया। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो रिजल्टेंट आपको इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं आर। अब यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो आप सभी को पता है, आप लोग रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हो, दो फोर्स के बीच का रिजल्टेंट किस तरीके से निकालते हैं, एफ स्क्वायर और एन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन आपको पता है टेन थीटा से हम लोग निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम थीटा, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और डायरेक्शन निकालूंगा तो आपको पता है, देखो परपेंडिकुलर, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एफ, है ना। तो हम इस वाले की डायरेक्शन में बात करें, ये वाली हम डायरेक्शन निकालें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये एफ इधर आ गया आपका, मैं डॉटेड से शो कर दिया है। एन आपका क्या है, बेस, तो बेस हमारा एन है, तो मैंने टेन थीटा इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, जब एग्जाम में पूछा जाता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों देखो, यहाँ से हमने टेन थीटा तो निकाल दिया, एफ मैक्सिमम अपॉन एन, है ना, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन फ्रिक्शन फोर्स बिकम मैक्सिमम, ठीक है। जब फ्रिक्शन फोर्स हमारा ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये थीटा होता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा से। इतनी सी बात आपको और याद रखनी है, जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग थीटा को लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, वो याद रखना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसको और समझिए, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और यहीं पे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये कुछ नहीं है कि मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे देखो ये
कुछ एंगल पे हमारा क्या रखी है, बॉडी रखी हुई है, ये हमारा सरफेस है, और कुछ एंगल पे हमने एक बॉडी रख ली। अब आपको पता है बॉडी रखी है तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी यानी कि वेट लगेगा दोस्तों, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये हमने लगा दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो हमारी परपेंडिकुलर आएगी सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन आ गई, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये एक हमारा फोर्स लग रहा है म्यू एन का, ठीक है। और इधर हमने क्या किया, इसका रिजल्टेंट हमारा क्या है, आर। इन दोनों फोर्स के बीच में रिजल्टेंट क्या है, अपना आर। तो मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया, इस डब्लू को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट तोड़ दिया साइन अल्फ़ा, ठीक है, डब्लू साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा है इसीलिए। और इसका हमने कंपोनेंट तोड़ दिया डब्लू कॉस अल्फ़ा। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है कि मान लो हमारे पास ये एक कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ एक, अरे यार कहाँ गया पेन, चलो मैं डेटा केबल से आपको दिखाता हूँ कि मान लो हमारे पास ये एक कंडीशन है किसकी, ये हमको दे रखा है पेंसिल, ठीक है। देखो एंगल ऑफ रिपोज इस तरीके समझिए कि मान लो हमारे पास एक ये सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये हमारे पास एक एंगल है। यहाँ पर जो एंगल बनना है दोस्तों, ये क्या बनना है, अल्फ़ा आपका एंगल बनना है। तो यहाँ अगर मैं बॉडी रख रहा हूँ इस तरीके से, तो बॉडी हमारी नीचे मूव नहीं कर रही है, स्थिर है, एकदम स्टैटिक की बात है। तो जैसे मैं अपना ये एंगल को बढ़ाऊँगा, है ना, जैसे मैं थोड़ी सी इसको मैं इस बॉडी को हिलाऊंगा ऊपर की तरफ करूँगा, तो यहाँ पर जो हमारी ऊपर जो भी हमारा फोर्स जो भी रखा होगा, हमारा जो वेट रखा होगा या फिर जो हमारी बॉडी रखी होगी, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। जैसे गिरना स्टार्ट करेगी, है ना, तो वो क्या है, मोशन में आ जाएगी। तो ये जो एंगल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको याद रखना है, जब ये जो बॉडी है दोस्तों, है ना, जैसे ही हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हमने ऊपर की तरफ खिसकाया, तो हमारी जो बॉडी है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही मोशन करेगी और यहाँ से यहाँ तक की थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएगा ये हमारा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। और वही होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पर थीटा आपको पता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है आपको पता है, एफ बराबर म्यू एन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, थीटा कहाँ से निकला था। अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, भाई इंक्लाइंड ही तो हम लोग कर रहे हैं, तो इंक्लिनेशन क्या है, अल्फ़ा अपना, जो भी हमारे इंक्लाइन पे जितनी भी इंक्लाइन हमने किया, है ना, हमारी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गई, तो हमारा क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हमने अल्फ़ा बोल दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, देखो डब्लू साइन अल्फ़ा बराबर म्यू एन, ठीक है, मैंने इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ से क्या है, डब्लू कॉस अल्फ़ा अगर मैं लगाऊंगा तो क्या है हमारे पास, एन के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से देखो डब्लू साइन अल्फ़ा ये है हमारी, डब्लू कॉस अल्फ़ा है, म्यू एन यानी कि फोर्स है हमारा, और अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ से जो टेन अल्फ़ा निकल कर आएगा वो क्या आएगा, टेन थीटा के बराबर। तो आपको पता है, देखो जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या होती है, ये हमारा टेन थीटा होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज होता है, ये आपको पता है, नहीं एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये आपका होता है, आपको पता है, ठीक है। एफ अपॉन नॉर्मल, एफ अपॉन एन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये टेन थीटा के बराबर है, और ये क्या निकल कर आ गया, टेन अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आती है आपकी, देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस तरीके से एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और मैं इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो आपको उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैकेनिक्स में न्यूमेरिकली ही है ज़्यादातर, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।